हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे साथ हैं वीना जैन जी, जो कि 40 से भी अधिक सालों से बैंकिंग लाइन में कार्यरत थे और आज रिटायर्ड हैं और वो आज की डेट में हमारे सीनियर बिजनेस पार्टनर हैं। और आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप फाइनेंस के बारे में। बैंकिंग भाषा में बात की जाए तो उसको कहते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो वेलकम वीना जी। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार। सबसे पहली बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि स्टार्टअप का अर्थ कोई कुछ लगाता है। ऑलरेडी चलने वाली इनकी कंपनियों को भी स्टार्टअप बोल देते हैं, जो कि चल नहीं रही पा रही हैं, जिनके लिए उनको फंडिंग है। तो आज आप स्टार्टअप का वास्तविक अर्थ क्या है वो हमें पहले विस्तार से और स्पष्ट रूप से बताएं। एक्चुअली स्टार्टअप एक वाइड परिभाषा रखता है। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार जो कंपनियां पिछले 10 सालों में रजिस्टर्ड हुई हैं, दे कैन रजिस्टर देम एज अ स्टार्टअप विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहां पर वो अपने आप को एज ए स्टार्टअप रजिस्टर कर सकते हैं। जो लास्ट 10 ईयर्स में रजिस्टर्ड हुई कंपनियां, तो उसमें एग्जिस्टिंग कंपनियों को भी आप स्टार्टअप, जो पुरानी कंपनी है उनको भी स्टार्टअप में काउंट किया जा सकता है, मतलब जिनका ऑलरेडी परफॉर्मेंस है, जो ऑलरेडी काम कर रही है। लेकिन जब हम बैंकिंग लाइन में स्टार्टअप की बात करें, जब हम बैंकिंग फाइनेंस की तरफ नजरिए से स्टार्टअप को देखते हैं, सो बैंकिंग लाइन में स्टार्टअप का मीनिंग बिल्कुल ही अलग हो जाता है। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो जो कंपनियां पहले से रजिस्टर्ड हैं, अच्छे से परफॉर्मेंस दे रही हैं, यानी कि उसका बिजनेस चल रहा है, अगर वो हमारे पास फाइनेंस के लिए आती हैं तो वो टेक्निकली हम लोग स्टार्टअप नहीं काउंट करते हैं। हमारे यहाँ जो फाइनेंस की लाइन में दो सब बेसिकली चलते हैं। एक हमारा चलता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, जिसको हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कहते हैं। यहाँ पर ग्रीन का मतलब कलर ग्रीन से नहीं है, यहाँ का मतलब कोई कंपनी विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो से कोई कंपनी अगर स्टार्ट हो रही है तो उसको हम बैंकिंग फाइनेंस की भाषा में स्टार्टअप कहते हैं। लेकिन जो कंपनी पहले से चल रही है, उसका बिजनेस पहले से चलता आ रहा है, चाहे वो 2 साल पुरानी है या 1 साल पुरानी है, और वो अगर हमारे पास फाइनेंस की आती है तो हम उसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग बोलते हैं या एक्सपेंशन बोलते हैं। यानी कि उसका ऑलरेडी ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, कमर्शियल ऑपरेशन वो स्टार्ट कर चुकी है और वो आज की डेट में फाइनेंस के लिए हमारे पास अप्रोच करती है। तो बैंकिंग परिभाषा में उसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग बोलेंगे। तो टेक्निकली अगर और साधारण भाषा में आपको समझाऊं, जो कंपनियां जिनका अभी नया नया जन्म हुआ है, जो पैदा हुई है, जो अभी बनी है, और जिनका कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि वो अभी बिजनेस करना स्टार्ट नहीं किया उन्होंने, उन कंपनियों को हम स्टार्टअप काउंट कर सकते हैं। लेकिन जिन कंपनियों का बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, वो ऑलरेडी बिजनेस कर रही हैं, उनको हम लोग ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कैटेगरी में डालेंगे। उनको स्टार्टअप नहीं बोला जाएगा बैंकिंग फाइनेंस की परिभाषा में। हालांकि थोड़े बहुत कैलकुलेशंस हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनमें काफी सारे ना विरोधाभास भी हैं, बट मोटा मोटा समझने के लिए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ग्रीन फील्ड है अगर, तो वो तो सिर्फ प्रोजेक्ट लाएगा, वो प्रोजेक्ट बेस हो गई कंपनियां, तो उसका जो पीछे का कुछ भी हमें फाइनेंशियल नहीं पता लगता, तो हम कैसे जाने उसकी सच्चाई की, फंडिंग की यथार्थता को हम कैसे जाने? देखिए मैम, टेक्निकली तो पॉसिबल ही नहीं है कि भी हम आप किसी को भी किस तरीके से जज करें, बट हाँ कुछ पैरामीटर्स हमने बनाए हुए हैं, मतलब बैंकों ने बनाए हुए हैं, हम उन्हीं के आधार पर थोड़ा जजमेंट लेके आते हैं। बेसिकली स्टार्टअप, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग स्टार्टअप विजन को फाइनेंस किया जाता है। इट्स नॉट परफॉर्मेंस बेस्ड फाइनेंस, इट्स ए विजन, ड्रीम को फाइनेंस किया जाता है। कि एक प्रमोटर है जो उसका विजन है और उसको फाइनेंसिंग के लिए हम लेके आते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग या ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। अब जहां तक बात है कि वो प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा, या इंटेंशन क्या है, या पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीजें डेफिनेटली चीजें चेक की जाती हैं। सिविल चेक किया जाता है, पुरानी हिस्ट्री चेक की जाती है, प्रमोटर जो आ रहे हैं उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उनकी फैमिली हिस्ट्री चेक की जाती है, हर चीज चेक होती है। मतलब स्टार्टअप में ना सिर्फ व्यवसाय रूप से, हम व्यक्तिगत रूप से भी सभी कुछ चेक करके तब आगे बढ़ते हैं। देखिए विजन अगर किसी का देखना है तो विजन में तो यही होगा ना कि वो एक्चुअल में कौन है, फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से आता है, क्या कहानी है, किस तरीके के, अच्छा जो प्रमोटर्स आ रहे हैं वो क्या विजन के साथ आ रहे हैं, देन वो अब जब नीचे स्टाफ बनाएंगे, उनकी जो स्टाफ आएगा तो वो किस लेवल का होगा, यानी कि उनका एक्सपीरियंस क्या होगा। हाँ, कोई भी उद्योग है वो स्टाफ पे ज्यादा निर्भर करता है, टीम पे ज्यादा निर्भर करता है। इट्स नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सबके लिए है। अच्छा, जैसे किसी ने स्कूल खोलना है या कोई सिलाई स्कूल भी खोलना है, बड़े कुछ भी करना है, तो उस सर्विस सेक्टर भी हो गया, ट्रेडिंग सेक्टर भी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया, सब बात है इसमें।
कोई इन सर्विस, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चर, इन तीनों में क्या क्या आप अलग अलग विजन रखते हैं? तीनों का कैसे आप वो करते हैं कि, क्योंकि सभी चीजें तो सब में प्रयोग नहीं हो सकती, हर नियम हर में नहीं लागू हो सकता। तो अब इन तीनों को करने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग अलग तरह से हो पाती है, मैन्युफैक्चर में हम ज्यादा वो रहते हैं, आश्वस्त रहते हैं, तो इन तीनों में आप क्या ऐसे विशेष पॉइंट हैं जो आप देखते हैं कि ये तो होना ही चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम सर्विस की बात करें तो सर्विस में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आज की डेट में एआई का बूम है, ठीक है, जो जो लगता है, दिखता है और दिख भी रहा है मार्केट में कि भाई एआई जो है ग्रो करेगा, तो एआई से रिलेटेड कंपनीज जो आती हैं उनको हम फाइनेंसिंग करेंगे, सर्विसिंग। अगर कोई बात करेगा सर्विस सेक्टर में कि जी मैं जो है अपना, जैसे बात कर लीजिए लोन एजेंट का या डीएसए का एक ऑफिस खोल के बैठना चाहते हैं, उसको नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिशन टफ है, एंड इट्स बेसिकली कॉम्पिटिशन के साथ साथ वो एक कैटेगरी अलग ही हो जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी है, स्टार्टअप में मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा यहाँ से मुद्दा। स्टार्टअप में ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हमें स्टार्टअप जो फंडिंग होती है वो विदाउट कोलेटरल होती है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। विदाउट कोलेटरल कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रीज के लिए अवेलेबल है जो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी सेक्टर में रखी हुई है, उनकी लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है गवर्नमेंट की वेबसाइट पर। तो अगर उसके बाहर की कोई भी बिजनेस आता है जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है, दुनिया कर रही है वो बिजनेस, हम समोसे की दुकान खोलना चाहते हैं, हम रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, हम कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, शू की या कुछ भी, तो दुनिया भर की फैक्ट्रियाँ हैं, मतलब कॉमन बिजनेसेस हैं जो पहले से चल रहे हैं। अगर सेम बिजनेस में अगर आप आएंगे तो आपको कोलेटरल देनी ही होगी। ट्रेडिंग सेक्टर में भी फाइनेंसिंग हो जाती है, बट अगेन वही बात है, अगर आप कोई सामान लेके बेच रहे हैं तो उसमें भी रिस्क है और इट्स वेरी इजी टू वाइंड अप दोज बिजनेसेस। मैन्युफैक्चरिंग इज द ओनली बिजनेस जहाँ पे किसी भी बिजनेस को सेटअप करना और उसको वाइंड अप करना दोनों ही टीडियस प्रोसेस होते हैं। तो दैट इज वाई एक फाइनेंसर के तौर पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मैन्युफैक्चरर के ऊपर आता है। पहले तो सेटअप करने में जितनी एनर्जी, पैसा, सब कुछ लगेगा और उसको वाइंड अप करते समय बाद में 10 बार सोचेगा यार इतना मैंने इन्वेस्ट किया था। इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली, पूरा ही लगता है। और फिर वो लेबर है वो भी लगती है, वो भी, तो उन सबको भी, लेबर भी कोई आसानी से तो चली नहीं जाती वाइंड अप करते हुए, वाइंड अप उनके प्रति भी बहुत सारे उत्तरदायित्व रह जाते हैं कंपनी के। और वाइंड अप करने के लिए भी, जैसे आपने लेबर वाला पॉइंट बढ़ा, तो लेबर लॉस भी अलग से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इतनी आसानी से वो इंडस्ट्री वाइंड अप नहीं कर सकती। हाँ मनोज जी, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी, मेरी ये जिज्ञासा थी कि हमें तो इसका मतलब उनसे ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी तो राशि लगी हुई है, उन्होंने तो जोखिम उठाया है, पर हमने जो अपना धन दिया है वो सिर्फ हमारा नहीं होता है धन, हमारा पब्लिक का भी धन होता है, हमें उनकी भी रक्षा करनी होती है धन की। तो एक तरह से जब हम बिजनेसमैन बन के, बड़े बड़े आपने देखोगे रतन टाटा, वो ऐसे नहीं चलाते, वो पब्लिक के धन को समझ के ही उनसे बिजनेस चलाते हैं। तो आप भी इसी नेचर के हो, आप इस धन को अपना कमाई मान के नहीं चलाते, आप ये सोचते हो कि ये धन मेरे पास जो आया ये पब्लिक का धन है, इसलिए मुझे इसकी रक्षा करनी है। तो आप क्या क्या सावधानियां बरतते हो उनके लिए? देखिए मैम, बीइंग ए कंसल्टेंट हम डायरेक्ट लेंडिंग तो कर नहीं रहे हैं, हम तो कंसल्ट कर रहे हैं, और कंसल्ट करके भी हम डिफरेंट बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके या उनको अप्रोच करते हैं, उनके यहाँ प्रेजेंटेशन देते हैं किसी क्लाइंट के लिए, तो तब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसको फंडिंग के लिए एग्री होता है। तो यहाँ हमारी लायबिलिटी है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, इवन एक प्रमोटर या एक बिजनेसमैन से भी ज़्यादा हो जाती है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द एंटायर बैकग्राउंड, कि भी वो पार्टी का पूरा बैकग्राउंड क्या है, क्या टर्मिनोलॉजी, किस तरीके से वो चलना चाह रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, स्पेशली स्टार्टअप की बात करें तो क्योंकि वो फैक्ट्री, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आपने थ्रो करना है, तो थ्रो एग्जैक्टली कहाँ जाके गिरना है, किस एंगल से आप थ्रो करेंगे, तो वो सारे एंगल्स आपको समझने होते हैं, हर चीज को समझना होता है। फंडिंग होना हो जाती है, बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी करवा लेते हैं। आपको पता है हम लोग नहीं काम करते, आप और हम मेरे ख्याल से 2010 से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैंने जब कभी भी फंडिंग की थी, तो हमारे पास जो क्लाइंट्स आते थे वो पानी ऊपर से बहता हुआ आता था, छन के आता था। हम तो एक ब्रांच हेड पे या डिपार्टमेंट हेड में या सीट पे, ऑफिसर सीट पे बैठ के
हमें मान लो रीजनल ऑफिस से कोई क्लाइंट भेजा गया, तो वहाँ पे अच्छी तरह से चेकिंग होती थी और उसके बाद भी वहाँ जाता था, तो हमारी तो बिल्कुल ही सुरक्षित अवस्था थी। इस समय आपने काफी सोच समझ के काफी सावधानी पूर्वक पैसा देना है। दूसरी बात मैं ये महसूस कर रही हूँ आपके केस, आपकी वर्किंग में, आपके कार्य में, कि फंडिंग आप बहुत सावधानी से भी दें, लेकिन आजकल धोखे की कमी नहीं है। तो आप इसको, जो आपने सावधानियां बरती, जो नियम बनाए, वो स्थिर रहें। इनको आप कैसे सुनिश्चित करते हो कि भाई ये स्थिर रहे लिखित में या उनको समझा के? तो इसमें तो आपकी ज्यादा ही उत्तरदायित्व बढ़ रहा है। जी मैम, जैसे आपने बताया कि आपको बिजनेस जो है मतलब हेड ऑफिस से, रीजनल ऑफिस से, ब्रांच में मिलता था कि भाई ऐसे ऐसे इस काम को करना है, लेकिन आप देखिए ना, उनमें से भी तो डिफॉल्ट होते थे। वो हमारी असावधानी के कारण होते थे, या कुछ बहुत ही वो चालाक और बहुत ही धोखेबाज कोई आ गया तो। हाँ, नहीं, एक्चुअली क्या है, धोखा देने वाले लोग कम हैं एक्चुअली, मानिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी विचारधारा इतनी अच्छी है कि धोखा देने वाले लोग कम है, जबकि मुझे तो लगता है कि जहाँ धन आ जाता है वहाँ धोखा भी आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिजनेस फाइनेंस में स्पेशली जब हम स्टार्टअप या बिजनेस के लिए फंडिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ धोखेबाज लोग कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, हार्डली 1-2%। बहुत अच्छा लगा। प्रॉब्लम होती है स्ट्रक्चरिंग की। जब आप फाइनेंसिंग कर रहे हो तो उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे कर रहे हो? क्या आप स्ट्रेटेजिक फंडिंग कर सकते हो? देखिए, पीएसयूज में या प्राइवेट बैंकों में सबके पास स्ट्रेटेजिक फंडिंग प्लानिंग प्रॉपरली होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। वही डिफॉल्ट्स होते हैं बिकॉज, मतलब अगर मैं मेरा अंदाजा है, मुझे नहीं पता, मतलब कहीं पब्लिक डोमेन पे ये चीजें होंगी या किसी ने रिसर्च की है नहीं की है इस बारे में, मेरा अंदाजा है अगर 100 डिफॉल्ट होते हैं, 100 पीपल डिफॉल्ट करते हैं फाइनेंस में, बिजनेस फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो 100 में से मोर देन 80-90% जो डिफॉल्ट हैं वो बिकॉज ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग ना होने की वजह से होती है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से होती है, प्रॉपर कंसल्टिंग ना होने की वजह से होती है, प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से होती है। आपको याद हो तो पीछे बीच में एक सर्कुलर या ऐसा कुछ न्यूज़ थी जिसमें आरबीआई ने या किसी सीनियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, मुझे जहाँ तक ध्यान है आरबीआई की न्यूज़ थी, उन्होंने बोला था कि बैंक्स को किसी भी जो एमएसएमईज हैं पर्टिकुलरली, उनको डिफॉल्ट डिक्लेयर करने से पहले उनको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा, जिसको हमारे समय में रीस्ट्रक्चरिंग भी कहते थे। रीस्ट्रक्चरिंग इज डिफरेंट थिंग, मतलब हाँ, वो तो डिफरेंट थिंग है। मतलब जो एमएसएमईज स्ट्रेस में है, तो क्यों स्ट्रेस में है भाई? हर अकाउंट के लिए रिलेशनशिप मैनेजर अकाउंट अपॉइंटेड है। एवरी अकाउंट, बिजनेस अकाउंट जो भी यहाँ पे प्राइवेट बैंकिंग में, सरकारी बैंकिंग में है, उनके पास एक रिलेशनशिप मैनेजर उस अकाउंट का अपॉइंटेड है। ठीक है, वो एक रिलेशनशिप मैनेजर 10, 15, 20, 50 अकाउंट को हैंडल कर रहा है, वो बात अलग है, बट देयर इज अ डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर। तो उस रिलेशनशिप मैनेजर का मतलब काम क्या है? वो यही तो है कि वो जाके चीज़ों को समझे कि भी एक्चुअली में कंपनी में चल क्या रहा है। तो इससे मुझे एक बात याद हुई, स्मरण आया कि जब हमारे जो सीनियर थे वो हमसे कहा करते थे कि जब आपके पास सैंक्शन लेटर आता है तो उसमें ऑपरेशन में एंड में हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं 1, 2, 3, 4 पॉइंट के हिसाब से कि भाई ये वाला आप पहले गोदाम में ये देख लेना, या इसकी ये चेक कर लेना, उसके बाद इसको रिलीज करना, पैसा फंड देना, या जो पैसा जहाँ जैसे टर्म लोन के लिए दिया जा रहा है तो टर्म लोन को ही दिया जाए। तो हम इसका मतलब हम लापरवाही करते थे, वो उनको ना पढ़ के बस सैंक्शन हुआ और फटाफट अकाउंट खोला, उसमें पैसा डाला और वो जैसे मर्जी इस्तेमाल कर रहा है। तो ये लापरवाही के कारण हमारे खाते बिगड़ते होंगे। नहीं, वो जो आप पॉइंट बता रहे हैं वो कंप्लायंसेस का पार्ट है, एज ए पार्ट ऑफ कंप्लायंसेस। हाँ, कुछ परसेंट हो सकते हैं, 1-8% वहाँ भी उस वजह से भी डिफॉल्ट होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जब आप सैंक्शन कर रहे हैं तो ऑन व्हाट पैरामीटर्स? सैंक्शन से पहले की जो कैलकुलेशंस हैं, स्टडी है, रिसर्च है, एनालिसिस है अबाउट दैट बिजनेस, वहाँ कमियां रहती है सैंक्शन से पहले की। सैंक्शन के बाद तो ठीक है, आपने इसी ऑपरेशनल गलती हो गई, ठीक है, वो करेक्शन भी की जा सकती है, दैट्स नॉट एन इशू। प्रॉब्लम है सैंक्शन होने से पहले किन टर्म्स पे आप सैंक्शन कर रहे हैं, किन गाइडलाइंस के तहत कर रहे हैं, और सैंक्शन से पहले आपकी रिसर्च क्या है अबाउट दैट बिजनेस। मनोज जी, यहाँ पे एक मुझे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आया। मुझे किसी ने कहा कि मुझे
अभी तो सिर्फ 2 करोड़ की जरूरत है। हम्म। मेरा ये प्रोजेक्ट है, अभी 2 करोड़ की है और मैं धीरे धीरे इसको 100 करोड़ तक ले जाऊंगा। जैसे हम किसी को लालच देते हैं ना, हम तेरी तनख्वाह बाद में बढ़ा देंगे, तू लग जा, इस तरीके से उनकी बोलचाल होती है, टोन होती है कि इस समय आप मुझे 2 करोड़ दे दो और देखना मैं आपसे 15-20 करोड़ तक तो यूं ही ले लूंगा पैसा, मेरा प्रोजेक्ट इतने बढ़ रहा है। इस समय इस बात को लेके हमें क्या सावधानी बरतनी है, या उसका प्रोडक्ट 20 करोड़ तक जाएगा भी नहीं जाएगा, ये हम कैसे जांचें? ये तो डीप एनालिसिस करना होगा कि भी उस पार्टी की इंटेंशन क्या है, क्या प्रोजेक्ट की वायबिलिटी है, किस तरीके से वो आगे चल के परफॉर्म करेगा। वो सारा एक मतलब हमारा पैरामीटर्स होते हैं, वी यूज टू डू दैट। बट यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लोग जो हैं बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस में डिफरेंस नहीं समझते हैं। जैसे आपने बात की, जैसे हम लोग नौकरी का लालच देते हैं कि आपकी तनख्वाह बाद में बढ़ा देंगे, लोग उसी तरीके से बिजनेस भी चलाना चाहते हैं। बिजनेस ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज होती है, ऐसे बिजनेस चलता ही नहीं है कि मतलब सी एक बेसिक प्रॉब्लम समझिए ना। हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं, क्या करते हैं, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वहां जाके सरकारी नौकरी करेगा या कुछ भी XYZ नौकरी के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो जब आप बिजनेस की बात करते हैं, जब दो बात कर रहा है कि 2 करोड़ से हम 100 करोड़ बना लेंगे, ठीक है बन सकते हैं, नॉट एन इश्यू। 2 करोड़ से छोड़िए, 10 लाख से भी 100 करोड़ बन सकते हैं, दैट्स नॉट एन इश्यू। बट वो एक स्टडी का पार्ट है कि उसका एनालिसिस एक कंसल्टेंट के तौर पे, एक बैंकर के तौर पे, एक फाइनेंसर के तौर पे, आप जब वो आपसे फाइनेंशियल असिस्टेंस के आता है तो उसका आप किस तरीके से लेके चलते हैं, कितना डीप एनालिसिस आप उसके अंदर करते हैं। अब कुछ ऐसे भी लोग आए जो कि सरकारी योजनाओं का हमें हवाला देते हैं मुझे, और कहते हैं कि अगर मुझे अपना ही पैसा लगाना था तो मैं क्यों आता, आप क्यों पूछ रही हैं कि मेरा पैसा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ उसका कितना अपनी जोखिम है उसमें, जो कि वो उस जोखिम, अगर उसका खुद का पैसा लगा होगा तभी वो ग्रो करेगा, लेकिन वो मेरी बात को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। एक सिंपल सी बात है, ऐसे लोगों से सिंपल बात करो, भाई कंपनी तुम बनाओगे, ठीक है, बिजनेस तुम करोगे, प्रॉफिट तुम कमाओगे, नाम तुम्हारा होगा, ऐसा कोई और ऐसा और कोई, वो कहते हैं कि पूरा दो, 100% आप लगाओ, तो इसका नौकरी कर ले जाके। भाई कुछ लोग जेन्युइनली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कई लोगों को हम भी हेल्प नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ नियमों में बंधे होते हैं। नहीं, नियम और नियम हमारा एक पैरामीटर है कि हम इस कैटेगरी के बिजनेसेस को उठाएंगे, इस कैटेगरी से मतलब एक सीजिंग लिमिट है 2 करोड़ या उससे ज्यादा, इस तरीके से। अच्छा, एक महानुभाव ने मेरे से ये भी कहा कि आप हमारा प्रोजेक्ट पूछ रहे हैं, मैं क्यों बताऊं अपना प्रोजेक्ट पहले, मैं आपको कह रहा हूँ फंडिंग के लिए बैठी है, इस योजना के तहत मुझे फंडिंग दे दो, मेरा प्रोजेक्ट तो खुल जाएगा, मेरी तो अपनी जो निजीकरण है, निजी मेरी जो बातें हैं वो प्रोजेक्ट खुल जाएगा, मैं तो नहीं वो करूँगा। अगर आप किसी को स्पेशली फाइनेंसर को अपने प्रॉपर विजन, प्रॉपर अप्रोच, प्रॉपर चीजों को नहीं समझाएंगे तो फाइनेंसर आपकी बिजनेस में पैसा क्यों डालेगा, और वो भी नए नए बिजनेस में। बिल्कुल, जो अभी जिसका कोई अभी फ्यूचर ही नहीं हमें पता, ये बात है। तो हम जब किसी का पीछे, कई बार ऐसी कंपनियां भी होती हैं जिनका भविष्य तो उज्जवल दिखता है, लेकिन जो पीछे किसी कारण से उनका हानि हो चुकी थी, उनको आप कैसे लेते हो? क्योंकि मैंने आपको देखा है कि आप बहुत मित्रता पूर्वक, नम्रता पूर्वक एक एक उनको समझाते हो, करते हो कि आपने ये गलती कर दी यहाँ पे, लेकिन आप ऐसे ठीक कर सकते हो, इतना तक आप व्यवसाय और चला लो, मैं 1 महीने बाद दूंगा। वो बात तो मुझे अच्छी लगती है, पर मुझे हैरानगी होती है, और दे भी देते हैं आप बाद में फंडिंग, पर मुझे हैरानगी होती है आप कैसे देते हैं जब ऑलरेडी हानि में दिख रहा है। नहीं मैम, एक्चुअली हानि का इशू नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि आप वो ना बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन सबको नहीं समझ में आती। लोग बिजनेस करने आ जाते हैं लेकिन अकाउंट्स नहीं समझते हैं, और अकाउंट्स के लिए प्रोफेशनल अगर आप हायर करते हैं तो उनकी कॉस्टिंग नहीं मैनेज कर पाते हैं, या बहुत सारे लोगों का विजन ही नहीं होता। उनका बिजनेस का विजन तो है कि भाई इतना बिजनेस कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? अकाउंटिंग इज द मेजर, अकाउंटिंग इज द कोर। अगर आपको फाइनेंसिंग चाहिए कहीं से, फाइनेंशियल और फाइनेंसिंग की सपोर्ट के बिना तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। कितने लोग हैं, कितने लोगों के पास है, स्पेशली इंडिया की बात कीजिए तो पैसे की तो कमी है ही ना। इवन सर्विस में भी थोड़ा सा फाइनेंसिंग जरूरत पड़ती है। फाइनेंसिंग की तो हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप फाइनेंसिंग लेने के लिए कहीं पे जाते हैं, पैसा लेने के लिए, उधार मांगने के लिए किसी के पास जाते हैं, तो आपको फाइनेंशियल प्रोजेक्शन तो दिखानी होंगी। वो फाइनेंशियल प्रॉपर्ली बनते नहीं है, किताबें बनते नहीं है, किताबें नहीं बनती है, उसके मल्टीपल कारण है। तो
इट्स नॉट अबाउट कि हानि या लॉस मेकिंग कंपनी को फाइनेंसिंग करना, नो, वी अंडरस्टैंड कि क्या किया हुआ है। बहुत सारे, जिस मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, आप रेफर कर रहे हैं दैट एक कंपनी, आपने उसमें पता है क्या हुआ है, उसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है बेसिकली। तो उस सॉफ्टवेयर की भी एक सर्टेन कीमत है। तो बिजनेसेस को जब, देखिए ये काम सीए का होता है, सीए भी ध्यान नहीं देते। तो जब तक वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, जब तक वो एसेट क्रिएशन आ रही है, जब तक जैसे कोई मकान बना रहे हैं, तो मकान में जब जो भी पैसा धीरे 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 करके लग रहा है, तो टोटल मकान की कीमत को काउंट किया जाता है ना। और मकान की कीमत जब तक वो मकान बन के तैयार नहीं होता, मान लीजिए उस मकान को तैयार होने में 2 साल लगे, तो 2 साल में जितना पैसा धीरे धीरे करके उसमें लगेगा, तो पहले दिन से उसको खर्चे में नहीं डाल देंगे ना। लोग क्या करते हैं, मकान के अंदर जो पैसा लग रहा है उसको खर्चे में बुक कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ उसको, इसीलिए इसलिए लॉस। अब मैं समझ, तो इसका तो ये बहुत स्पष्ट अर्थ निकला कि आप सिर्फ धन की पूर्ति नहीं करते लोगों की, आप तो उनको इतनी अच्छी सलाह देते हैं और पूरे दीर्घ काल तक वो आपसे जुड़े रहे। मैं तो मतलब सलाहकार भी आप बहुत अच्छे, कंसल्टेंसी भी आपकी बहुत जबरदस्त है। हम तो हैं ही कंसल्टेंट ना। नहीं है कंसल्टेंट, तो सब कहते हैं हम कंसल्टेंट्स हैं, ज्ञान ही नहीं होता कि वो क्या उनको सलाह दें। उनको कंसल्टेंट्स के पर्दे के पीछे बस अपनी फंडिंग बेचनी होती है, अपनी सर्विस बेचनी होती है। क्योंकि मैंने आपको बहुतों को मना करते हुए देखा है, ये नहीं कि बिजनेस आ रहा है मैं ले लूं, ये कैसे भी, आप बस यही कहते हैं कि यहाँ तक आप ले आओ, फिर आगे मैं संभाल लूंगा। हाँ, तो बात तो वही है ना मैम, जैसे आप बोल रहे थे कि भाई लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपने बिजनेस में, भाई आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके ले आओ, आप अपना इंटरेस्ट जताओ कि भाई हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इस बिजनेस को खड़ा करने में, इस बिजनेस को बड़ा बनाने में, स्केल अप करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो भी तो आपको किसी तरह की सपोर्ट दी जाए या कहीं से सपोर्ट अरेंज करी जाए। अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं तो गवर्नमेंट ग्रांट पे, जहां पर आपको ग्रांट अवेलेबल है कि भी आपको ये बिजनेस लगाओगे तो इसमें 80% की आपको सब्सिडी मिल जाएगी, और अब आपने क्या करना, 20% की घुमा फिरा के वो कॉस्ट इन्फ्लेशन कर लिया, ये कर लिया, वो प्रोजेक्ट कॉस्ट को इस तरीके से घुमा लेते हैं, लेकिन वो है 2-3% ही लोग, ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं जो हूँ, आपको किसी भी पार्टी का नाम, क्लाइंट का नाम ना लेते हुए एक बात बताऊंगी। एक पार्टी ने एक बार मुझसे आके कहा था कि मैं तो बिल्कुल डल हो चुका हूँ, गिर चुका हूँ, आप नहीं कर सकते मेरी फाइनेंसिंग। और मैंने कहा था नहीं, हम आप शायद आपकी मदद तो कर पाएंगे, कि हम देख तो पाएंगे क्या है। और मैं बड़ी हैरान थी कि आपने उसकी पूरी फाइनेंशियल उसकी स्टेटमेंट्स और वो पढ़ने के बाद पॉजिटिव चीजें निकाल दी उसको, और फंडिंग की तरफ उसको आशावादी बना दिया। तो वो तो मेरे लिए आज दिन तक भी ये बात मुझे हजम नहीं हुई। नहीं, मैम हम कुछ चमत्कार नहीं करते, बेसिकली वही समस्या ना, लोग जो हैं, जो भी फाइनेंस लाइन में हैं, वो सिर्फ, आपने खुद ही बताया कि वो सिर्फ अपने पैसे से मतलब रखते हैं, उसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। उसको क्या करना है, पैसा दिलाना है बैंक से या कहीं से भी, जहाँ से अरेंजमेंट कर लेते हैं, और अपना जेब में डालना है और गायब हो जाना है। उसके बाद वो बिजनेस स्ट्रगल करे क्या नहीं करे। हम लोग क्या करते हैं, हम कस्टमाइजेशन पे फोकस करते हैं, हम डीप एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, और क्योंकि हम लोग 25 सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस हैं, ऑलमोस्ट हर तरह की इंडस्ट्री के एक्सपीरियंसेस हैं, ऑलमोस्ट हर तरह की इंडस्ट्री को हमने फाइनेंस किया है, तो हमें पता है कि किस तरह की इंडस्ट्री में किस तरह के इन एंड आउट्स रहते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए फिर, अच्छा, हमारे पुराने क्लाइंट्स साथ में जुड़े रहते हैं, कभी भी कोई क्लाइंट हमें छोड़ के नहीं जाता है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनसे रेगुलर डिस्कशन होता है। तो नया क्लाइंट कोई हमारे पास आता है, तो वी कैन गाइड देम कि बॉस ऐसे नहीं, ऐसे करो, क्योंकि इंडस्ट्री इस तरीके से मूव कर रही है, आपकी इंडस्ट्री। आप तो उनके कागजों में से ही उनका लाभ ढूंढ के उनके हाथ में रख देते। मुझे ध्यान 12th में हम किसी कोड पढ़ते, मुझे ध्यान नहीं किया थी कि हम लोगों ने हिंदी वर्जन में पढ़ा, उसमें हिंदी में समझाऊंगा आपको कि आंकड़े गीली मिट्टी के समान होते हैं, उनसे देवता और दानव दोनों बनाए जा सकते हैं। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल फिगर्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं, वो आंकड़े ही तो हैं। आंकड़ों से तो आप जो मर्जी बना लीजिए, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन ना। तो मुझे तो आपकी योग्यता, आपकी विचारधारा और आपका जो जुनून है, जोश है कि मुझे मदद करनी है, उससे तो ये लगता है कि आप भविष्य के एक बहुत बड़े दूसरे रतन टाटा बनने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारी कोशिश रहती है कि हम बिजनेसेस को उनकी ज़रूरत से संबंधित हर तरह की फाइनेंसिंग करवा के दें। तो इसी संबंध में अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए काम कैसे हो सकते हैं, तो आप भी एक बार मिलिए और मिलकर डिस्कस कीजिए।
हमारी टीम में लगभग सभी एक्स बैंकर्स हैं और लगभग सभी का 25, 30, 50 सालों का एक्सपीरियंस है। मैम का जैसे 40 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो हमारी टीम सारा इन हाउस रिसर्च करती है, कहीं आउटसोर्सिंग नहीं होती है। आप एक बार मिलिए जरूर। और भरोसा रखिए, भरोसा आप अपने पे रखेंगे तो हमारा भी भरोसा जीत पाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। नमस्कार।